नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीकांत द्विवेदी, सहायक आचार्य गलगोटियाज विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। आप सभी शिक्षार्थियों का राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के स्टूडियो से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की वार्तालाप का जो प्रकरण है, सूक्ष्म नियोजन में समुदाय की भूमिका, इस पे हम आप परिचर्चा करेंगे कि सूक्ष्म नियोजन में समुदाय की क्या भूमिका है, समुदाय की इम्पोर्टेंट रोल क्या है समुदाय का सूक्ष्म नियोजन में। सबसे पहले हमें इसका अर्थ समझना आवश्यक है। सूक्ष्म नियोजन हम कहते किसे हैं? सूक्ष्म नियोजन, उसका क्या अर्थ है सूक्ष्म नियोजन का? सूक्ष्म नियोजन परिवारवार और बालवार योजना तैयार करना है, जिसके द्वारा प्रत्येक बच्चा नियमित विद्यालय जाता है तथा अपनी शिक्षा को उपयुक्त जगह पर जारी रखकर कम से कम 8 वर्ष की शिक्षा पूर्ण करता है। कि परिवारवार और बालवार योजना तैयार करना है कि योजना क्या है, कैसे उसको शिक्षा देना है, कैसे प्रत्येक बच्चा विद्यालय जा सके, कैसे वो शिक्षा ले सके, कैसे वो 8 वर्ष की शिक्षा पूर्ण कर सके। इस सब की प्लानिंग करना, इस सब का जो कार्यकलाप, एक ड्राफ्ट तैयार करना, उसको हम सूक्ष्म नियोजन कहते हैं। सूक्ष्म नियोजन एवं समुदाय। सूक्ष्म नियोजन और समुदाय का आपस में क्या संबंध है, क्या आवश्यकता है, उसके लिए हमें आवश्यकता है कि पहले हम कुछ उसके इतिहास पे जाएं, शिक्षा के इतिहास पे। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन का जो सार्वभौमिकरण एक मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय विकास का, भारत के विकास का, एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना गया कि इसका हमें विकास करना है, शिक्षा को हमें जन जन तक पहुंचाना है, हमें उसको कैसे हम उसको हर व्यक्ति तक शिक्षा को, हर बच्चे तक हम शिक्षा की पहुंच बना सके। ये राष्ट्रीय विकास का एक इम्पॉर्टेंट लक्ष्य है, आज भी एक विकास का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई। आप देखेंगे पहले अपने स्टूडेंट के लिए चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया, मिड डे मील योजना आई, तो अन्य अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाए गए, आंगनबाड़ी कार्यक्रम चलाया गया कि कैसे हम हर व्यक्ति तक, हर बच्चे तक शिक्षा को पहुंचा सके। छात्रों की उपस्थिति, सीखने का स्तर, उपलब्धि तथा उसके समग्र विकास के लिए समुदाय की भागीदारी आवश्यक। सरकार कितनी भी योजनाएं चलाए, अब शिक्षक चाहे कितना भी प्रयास करे, जब तक समुदाय का सहयोग नहीं मिलेगा, समुदाय की उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, हम उसकी उपस्थिति की बात करें, चाहे सीखने के स्तर की बात करें, उपलब्धि की बात करें, उसका डेवलपमेंट की बात करें, वो बिना समुदाय के सहयोग के पॉसिबल नहीं है। हम समुदाय की भागीदारी जरूर चाहिए हमसे। इसीलिए जितने भी शैक्षिक कार्यक्रम आए या जो एजुकेशन पॉलिसी आया, उसमें समुदाय की महत्वपूर्ण स्थान दिया गया समुदाय को, कि समुदाय के सहयोग से ही शिक्षा का हम विकास करें, शिक्षा को जन जन तक हम पहुंचाएं, हर बच्चे तक शिक्षा की हम पहुंच बनाएं, उन्हीं की सहायता से हम प्लानिंग करें, उन्हीं की सहायता से ही हम उसको नियोजन करें तथा उनको कार्यान्वयन करें। इसलिए समुदाय की बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ा रोल है शिक्षा तक जन जन तक पहुंचाने में। उसकी नामांकन, उपस्थिति, प्रतिधारण क्षमता, छात्रों की उपलब्धि स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। जैसा स्थान होगा, जैसा समाज होगा, जैसी परिस्थितियां होगी, तो वो अलग अलग भिन्न भिन्न होंगी। नामांकन भी उस तरह का होगा। जैसे आप बात करें, पहाड़ पे बात करें, बहुत ठंड है या स्कूलों की संख्या नहीं है, या आप जितने भी कबीलों की बात करें, या जहाँ स्कूल नहीं है, या जंगल हैं, या भौगोलिक परिस्थिति विभिन्न तरीके की हर्डल्स हैं, उनके नामांकन की भी परिस्थितियाँ भिन्न होंगी, उपस्थिति भी उसी प्रभावित करेगी। प्रतिधारण क्षमता, उनकी रिटेंशन, वो बच्चे रुकें, उसको भिन्न होगा। छात्रों की उपलब्धि क्या है, कैसा वो सीख रहे हैं। अब बात करेंगे एक पढ़े लिखे समाज की, वो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो उनकी उपलब्धि भी, वो घर पे सहायता कर रहे हैं स्टूडेंट की, बच्चे की, तो वो अच्छा सीख रहा है। अब जहाँ उसके परिवार के में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है, वो उसको कोई सहायता नहीं कर पा रहे हैं, या वो कहीं कामकार है, कहीं बच्चे को अपने व्यवसाय में उसको साथ में लगा रहा है, तो उसकी उपलब्धि भी भिन्न होगा।
एक घर पे अच्छा समाज है वो उसको ट्यूशन दे रहा है, घर पे ध्यान दे रहा है, शिक्षित समाज है। और जो अशिक्षित समाज है वो नहीं दे रहा है, उनकी अब डेली की प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए उनको यूज़ कर रहा है। और जो स्थानीय सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ मूल्यों और दृष्टिकोण को बहुत प्रभावित करती हैं। जैसी स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति हैं, सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ हैं, मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, या जो एटीट्यूड है, गार्जियन का दृष्टिकोण है, बहुत प्रभावित करता है इन सब चीज़ों को। नामांकन जो दृष्टिकोण है, नामांकन को भी प्रभावित करेगा, बच्चों की उपस्थिति को प्रभावित कर देगा। अब उसका है नहीं, शिक्षा के प्रति उसका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, वो नहीं पढ़ाना चाहता, उसको कि डेली की हम जो आवश्यकताएं उनको फुलफिल करें, कंप्लीट करें। तो उस तरह का जो हमारा लोकल परिवेश है, जो चारों तरफ समाज है, उसके द्वारा ये नामांकन, उपस्थिति, बच्चों की उपलब्धि, ये सब उसके अनुसार प्रभावित होती हैं। समस्याओं एवं समस्याओं के प्रकार सूक्ष्म नियोजन सहभागी तकनीकों का प्रयोग कर समुदाय द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। अब जब भिन्न भिन्न समस्याएं हैं, अब शिक्षक को या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें समझने में काफ़ी समय लगेगा। कैसे समझ सकते हैं कि उनकी अपनी क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं या नामांकन नहीं करा रहे हैं, या बच्चों को जो स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम है या वेस्टेज वो क्यों आ रहा है। वो हम उस समाज के लोगों से हम बात करें, तो उनके समाज के लोगों से मिलें, उनसे बात करें, उनकी समस्याएं क्या हैं, समस्याओं का प्रकार क्या है। तो सूक्ष्म नियोजन जो करना चाहिए, प्लानिंग, माइक्रो प्लानिंग करना चाहिए, तो वो हमें लोकल के लोगों को इन्वॉल्व करके, जो लोकल परिवेश में लोग रह रहे हैं, हमारे समाज में लोग रह रहे हैं, समुदाय में लोग रह रहे हैं, उनको हमें अपनी जो प्लानिंग में, माइक्रो प्लानिंग में हम उन्हें शामिल करना चाहिए, जिससे उनकी सहायता से हम कुछ प्लान कर सकें, उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए हम उनके लिए कुछ अच्छा उपयोगी कार्यक्रम चला सकें, उनको शिक्षा कैसे बेहतर पहुंच सकती है, उसके अनुसार हम उसको उनकी बेहतरी के लिए हम कुछ काम कर सकें। तो समुदाय के लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसमें शामिल होंगे, तो हम अच्छी तरह से हम उनको समझा सकते हैं, अच्छी तरह से उनको हम कुछ प्रदान कर सकते हैं। जो पॉलिसीज़ हैं अच्छे से हम उनका नियमन कर सकते हैं। इसमें एक जो तकनीकी है पार्टिसिपेट लर्निंग एंड एक्शन, कि लोगों को पार्टिसिपेट करें, जो लर्निंग है लोगों को इन्वॉल्व करें हम। पीएलए स्थानीय लोगों को जीवन के अपने ज्ञान का आकलन, विश्लेषण, जीवन का ज्ञान बढ़ाने, बाधाओं की पहचान एवं समाधान, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य निगरानी तथा मूल्यांकन में सक्षम बनाता है। पीएलए जो एक टेक्निक है वो स्थानीय लोगों को, कम्युनिटी के लोगों को, समुदाय के लोगों को जीवन को अपने ज्ञान का आकलन करना बताता है, कि जैसे वो उसमें इन्वॉल्व होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसमें शामिल होंगे, तो अपने ज्ञान का आकलन करना कि जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना है, जीवन में हमें क्या आवश्यकताएं हैं, हमारी समस्याएं क्या हैं, हमारी बाधाएं क्या हैं, उसको पहचानना, उनका समाधान करना। हम उनको समाधान कैसे कर सकते हैं, तो समुदाय के लोगों के साथ मिलकर उन समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। उनको हम इन्वॉल्व करें, उनकी समस्याएं में विभिन्न परिवेश के लोगों की विभिन्न जोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग समस्याएं भी भिन्न होंगी, उनके समाधान उनकी अकॉर्डिंग उनसे मिलकर, उनसे बात करके, वार्तालाप करके उन समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनकी जो समस्याएं हैं या उनकी जो हमें शिक्षा का बढ़ावा देना है, क्या लक्ष्य हैं, उनकी निगरानी में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। जो हमारा उद्देश्य है उनमें भी हम इन्वॉल्व करें कि हमारे उद्देश्य कैसे शिक्षा को बढ़ाना है, उनकी कैसे उसको निगरानी करना है, मॉनिटरिंग कैसे करना है पॉलिसीज़ का, उसमें भी स्थानीय लोगों को हम शामिल करें। मूल्यांकन कि जो हमने जो पॉलिसी बनाया है, उनको इन्वॉल्व किया है, उसका कैसे मूल्यांकन करना है, उसमें भी हमें लोकल समुदाय के लोगों को हमें उसमें शामिल करना चाहिए। स्थानीय लोगों को हम शामिल करेंगे तो हमारी पॉलिसी अच्छे से हम उसको समाज तक पहुंचा सकते हैं। सूक्ष्म नियोजन एवं समुदाय की आवश्यकता। शैक्षणिक विकास के लिए शीर्ष से एक ही उपाय जिलों, ताल्लुक, निवासियों की सभी समस्याओं को संबोधित नहीं कर सकते। अब सेक्शन हमें एजुकेशन का विकास करना है, अब शीर्ष से बैठा जो टॉप पोजीशन पे है वही एक पॉलिसी बना दे कि ये इस पॉलिसी है, इसके द्वारा हमें ये शिक्षा का विकास करना है, लोगों तक पहुंचाना है, वो पॉसिबल नहीं है। हर तरह की समस्याओं को उसमें हम आकलन नहीं कर सकते। तो उसके लिए
जो भी समस्याएं हैं वो लोकल व्यक्ति को हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे, उससे हम बात करेंगे तो आपकी क्या समस्या है, किस क्षेत्र की समस्याएं हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, जो भौतिक परिवेश हैं, जो उनके उपलब्ध संसाधन हैं, उनके अनुसार उनकी समस्याएं भी भिन्न भिन्न हो सकती हैं। तो उसकी जो उसका नियोजन करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए, वो शीर्ष स्तर से ना करके हमें ज़मीनी स्तर से करना चाहिए। स्थानीय लोगों को हम साथ में मिलाएं, उनके साथ बैठें, उनकी समस्याओं को समझें, उनकी समस्याओं को समझकर उनकी समस्या के अनुरूप उनके साथ मिलकर उसका समाधान खोजना चाहिए कि उसका क्या बेहतर सॉल्यूशन, क्या बेहतर समाधान हो सकता है। हम स्थानीय लोगों के साथ मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में बात करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, तो हम अच्छे से पॉलिसी जो भी पॉलिसी बनाना है उसको अच्छे से पहुंचा भी सकते हैं, उसको लाभान्वित कर सकते हैं, उसके रिजल्ट, उसके निष्कर्ष, हम उसके जो परिणाम अच्छे आएंगे। इसलिए हमें सूक्ष्म नियोजन में भी इसीलिए हम समुदाय को इंक्लूड करने की बात करता है पॉलिसी कि उसमें जो प्लानिंग करना, माइक्रो प्लानिंग करना है, उसमें हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, उसको मुझे शामिल करें, उनकी समस्याओं को समझें। स्थानीय लोग क्या आकलन कर सकते हैं, विश्लेषण क्या कर सकते हैं, शिक्षा के संदर्भ में स्थानीय लोग वर्तमान नामांकन, क्या नामांकन है उसके बारे में विश्लेषण कर सकते हैं, आपको सहायता दे सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति, प्रतिधारण क्षमता, रिटेंशन, उपलब्धि, बुनियादी ढांचे का आकलन कि हमें कितने स्कूल चाहिए, कितने, क्या लोकेलिटी है, क्या आवश्यकताएं हैं, फिजिकल जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, क्या उनकी विश्लेषण, समस्याओं की पहचान और स्थानीय समाधान पर सुझाव दे सकते हैं कि जो इसके संदर्भ में शिक्षा के प्रचार प्रसार के संबंध में नामांकन, कि बच्चे क्या नामांकन करना है, उनका एनरोलमेंट करना है, तो किस तरह की समस्याएं हैं या वहाँ की जो समस्याएं हैं, क्या मुख्य समस्याएं हैं, वो आपको स्थानीय लोग अच्छे से बेहतरी से आपको सहायता कर सकते हैं। शिक्षक होने के नाते आप उनसे बात करें, उनसे समझें कि आप बच्चे का नामांकन क्यों नहीं करा रहा है, क्यों उपस्थिति कम क्यों है, उसकी उपलब्धि कम क्यों है, या जो स्कूल की क्या आवश्यकताएं हैं। तो लोकल के लोग हैं जो वहाँ के परिवेश में रह रहे हैं, वो अच्छे से आपको उसमें सहायता दे सकते हैं। स्थानीय लोग जो निम्न समस्याएं हैं, आगे जो समस्याएं हैं, जो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका आकलन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, वो उन समस्याओं में मुख्य जैसे है 6 से 14 वर्ष के लड़के लड़कियां कितने हैं, बच्चे कितने हैं, वो स्थानीय लोग बता सकते हैं कि शिक्षा का जो राइट टू एजुकेशन आया है उसमें कहा 6 से 14 वर्ष की शिक्षा सभी को सुलभ होना चाहिए, सभी तक पहुंच में होना चाहिए। तो कितने बच्चे हैं आपको ये पता तो होना चाहिए, तो वो स्थानीय लोग उसमें आपका सहायता कर सकते हैं कि आकलन करके दे सकें कि हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में 6 से 14 वर्ष के इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं, हम उनके नामांकन के लिए आपकी सहायता कर सकते हैं। कितनी नामांकित लड़के लड़कियां हैं और कितने नामांकन विहीन लड़के लड़कियां हैं, बच्चे हैं, वो उसमें स्थानीय लोग आपकी सहायता कर सकते हैं। वो हाउस होल्ड सर्वे आप कर सकते हैं उनकी सहायता से कि कितने बच्चों ने नाम एनरोल हुआ स्कूल में और कितने बाहर रह गए, या बीमार बच्चे या कितने कुपोषित बच्चे हैं, वो आपकी सहायता कर सकते हैं कि समुदाय में रह रहे हैं, जो परिवेश में हैं, कि बीमार बच्चे कितने, या कार्य करने बच्चे जो कार्य कहीं किसी न किसी कार्य में जुटे हुए हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति रहा हो, परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति रहा हो, तो कार्य करने वाले बच्चे कितने कितने लोकल व्यवसाय में उनको लगा रखा है, उनकी संख्या आपको, उनके बारे में जानकारी आपको समुदाय से मिल सकता है। या 0 से 6 वर्ष के लड़के लड़कियां, आर्टिकल 45 में आया है कि 0-6 वर्ष के जितने बच्चे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने का सरकार का एक संशोधन आया था। अब उसमें कितने बच्चे हैं 0-6 वर्ष के, वो आपके स्थानीय लोग, इस समुदाय के लोग आपको अच्छे से आपको बता सकते हैं कि कितने लड़के लड़कियां उस समुदाय में, उस सोसाइटी में, उस परिवेश में, उस आयु वर्ग में रहने वाले कितने हैं। कुपोषित लड़के लड़कियां, समुदाय की सहायता से आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लड़के लड़कियों की उपस्थिति या मौसमी परिवर्तन, उसकी उपस्थिति, बच्चों की क्यों उपस्थिति कम है, मौसमी परिवर्तन की उपस्थिति, मौसमी परिवर्तन क्यों आ रहा है, वो समुदाय के लोग आपको अच्छे से उसमें सहायता कर सकते हैं।
उसका आकलन कर सकते हैं। जैसे मौसमी परिवर्तन के बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ समय में, जैसे मार्च के बाद में, या आपको जो फसलों की कटाई होती है, फसलें पकती हैं, या कुछ एक जैसे शादी है, विवाह है, फंक्शन है, उसमें देख उस टाइम पे कक्षा में उपस्थिति कम हो जाती है। तो वो लोग बता सकते हैं कि ये इसका ये कारण है कि फसलों की कटाई है, या घर के काम जो हैं उनमें इस समय मौसम है इसलिए इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है, या जो एक विवाह है या समारोह है इसलिए उस टाइम है इसलिए यहाँ पर बच्चों को लगा रखा है, या बच्चों वहाँ फंक्शन में शामिल हो रहे हैं इसलिए उपस्थिति में कमी आई है। तो वो सब आपको उस तरह की जानकारी समुदाय के द्वारा मिल सकती है। या कक्षा 4 के बाद या 3 के बाद ड्रॉप आउट लड़की लड़कियाँ, ड्रॉप आउट की जो 3 तक पढ़ा या 4 तक पढ़ा कि ड्रॉप आउट हैं, पढ़ाई छोड़ दिया, तो क्यों छोड़ दिया, क्या कारण है, कितने बच्चे हैं, वो समुदाय से आपको अच्छे से जानकारी मिल सकती है। लड़के लड़कियों के सीखने का स्तर, समुदाय के लोग उसमें आपको बहुत अच्छे से सहायता कर सकते हैं। समुदाय के लोग आपको बेहतर तरीके से उनके सीखने के स्तर, लेवल ऑफ लर्निंग अच्छे से उसमें आपको सहायता कर सकता है। नामांकित रहित अनुपस्थित छात्राओं और छात्र छात्राओं के सीखने के न्यूनतम स्तर की उपलब्धि के कारण विभिन्न स्थानों के साथ भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जिन स्थानीय लोगों द्वारा पहचाना चाहिए। जो उनके सीखने के स्तर हैं या नामांकित रहित हैं, डिफरेंट उसके रीजन्स हो सकते हैं। जैसे आर्थिक स्थिति कमज़ोर कामगारी बच्चे, जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हैं, कामगारी हैं, तो वहाँ उसमें लगे हुए हैं, तो इसलिए वो नामांकन नहीं करा रहे हैं, अनुपस्थित हैं। विद्यालय नामांकन किया, उनके जो लाभ हैं सरकार दे रहा है वो नहीं ले पा रहे हैं, या वो नहीं सीख पा रहे हैं, जो न्यूनतम लेवल ऑफ लर्निंग है उसको अचीव नहीं कर पा रहा है, तो वो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है। तो परिवार के लोगों ने उसको अपने काम में लगा रखा है। या शिक्षक का डर, शिक्षक है उसको सही से व्यवहार नहीं करता, उसका कारण है वो स्थानीय लोग उन बच्चों से बात करके अच्छे से आपको जानकारी दे सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें शिक्षक से डर लगता है, शिक्षक हमें डांटता है, मारता है, या हमें डराता है, उसका व्यवहार ऐसा है, तो वो शिक्षक के बारे में जानकारी उस बच्चे से समुदाय के लोग ले सकते हैं। उसके अनुसार आप उसके कोई प्लानिंग कर सकते हैं, या शिक्षक को क्या व्यवहार में चेंज लाना है वो समुदाय के लोग आपको बताएगा। आपको पता नहीं चलता कि उसका आपका डर उसके अंदर है, जिसकी वजह से वो बच्चा नहीं आ रहा है, अनुपस्थित है, या नामांकन नहीं करा रहा है, या नहीं सीख रहा है, नहीं समझ रहा है। शिक्षक की अनुपस्थिति, कई विद्यालयों में शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं, तो समुदाय के लोग उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किस विद्यालय में और शिक्षक नहीं आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है, उसकी मॉनिटरिंग समुदाय के लोग उसमें कर सकते हैं। समझ सकते हैं कि इस विद्यालय में शिक्षक नहीं आ रहा है, अनुपस्थित रहता है, बार बार फ्रीक्वेंटली स्कूल बंद रहता है, वो समुदाय के लोग उसमें आपकी सहायता कर सकते हैं। शिक्षण के उबाऊ तरीके, सही से आप नहीं पढ़ा रहे हैं, शिक्षक के जो शिक्षण के तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उबाऊ हैं, उसके द्वारा शिक्षा प्रदान नहीं कर रहा है, नहीं की जा रही है, तो वो समुदाय के लोग अच्छे से आप उसमें सहायता, आप उसको जानकारी प्रदान कर सकते हैं। कुपोषित कमज़ोर बच्चे, उसकी जानकारी समुदाय के लोग दे सकते हैं उसमें, या उसके बारे में क्या करना चाहिए, समुदाय के साथ मिलकर उनके लिए आप जो बेहतर कर सकते हैं वो आप प्लानिंग कर सकते हैं, नियोजन कर सकते हैं। कमज़ोर पाठ्यचर्या निर्माण ठीक नहीं है, लेंदी है, या उसके बच्चे के जो मनोविज्ञान के अनुसार नहीं है, लॉजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल नहीं है, तो वो आप समुदाय के लोगों के साथ मिलकर पाठ्यचर्या का निर्माण कर सकते हैं, या उसके बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं कि पाठ्यचर्या में क्या कमी है, उनके साथ मिलकर आप उसको मैनेज कर सकते हैं। शिक्षकों एवं छात्रों की कोई स्वायत्ता नहीं, फ्रीडम नहीं है, ना टीचर्स को ना स्टूडेंट्स को, तो समुदाय के लोग उसमें आपको सहायता कर सकते हैं। समुदाय के लोग उसमें आपको जो पॉलिसी मेकर्स है वहाँ से आपको फीडबैक दे सकते हैं। लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ सामाजिक वर्जनाएं, कुछ समाज में है कि लड़कियों को शिक्षा नहीं देना है, या लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखना है, या उनकी शिक्षा में विशेष ध्यान नहीं देना है, घर के काम में लगाना है, तो समुदाय के लोग उसमें अच्छे से आपको प्लानिंग में, नियोजन में आपकी सहायता कर सकते हैं। समुदाय द्वारा रेखांकित की जाने वाली बाधाओं को हटाने के लिए समुदाय कौन कौन से काम कर सकता है, या क्या काम कर सकता है, क्या सहायता कर सकता है, कौन कौन सी एक्टिविटी आप कर सकते हैं उनके साथ मिलकर,
कहाँ आपको सहायता दे सकते हैं समुदाय के लोग? जैसे माता पिता के बीच जागरूकता पैदा करना, समुदाय के साथ मिलकर प्लानिंग कर सकते हैं कैसे उनके बच्चों, इस तरह के बच्चे नामांकन विहीन बच्चे हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके माता पिताओं को जागरूक करना, शिक्षा के लिए जागरूक करना ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। काम करने वाले बच्चों को वैकल्पिक स्कूल की व्यवस्था समुदाय कर सकता है, जैसे आंगनवाड़ी है या शाम को कोई जो ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, कहीं इस तरह की बैठक कर कोई अनौपचारिक शिक्षा केंद्र खोल सकते हैं जो शिक्षा दे सकते हैं, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र हैं, या जो गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उनको वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है। समुदाय के लोग इसमें आपको बहुत सहायता कर सकते हैं। शिक्षकों और छात्रों के लिए स्वायत्ता, शिक्षकों के लिए फ्रीडम, छात्रों के लिए फ्रीडम, कैसे उसको हटाना है वो समुदाय के लोग आपको सहायता कर सकते हैं। अब शिक्षकों को सहायता देगा, समुदाय के लोग शिक्षकों को सहायता करेगा कि अब शिक्षकों की भी अपनी समस्याएं होती हैं तो समुदाय के लोग उनको किसी ना किसी तरह से उनको स्वायत्ता दे सकते हैं, फ्रीडम दे सकते हैं, कहीं ना कहीं उनको लिबर्टी होगी कहीं ना, और छात्रों को भी स्वायत्ता। ठीक है, आपको 9 से 12 स्कूल है, बच्चा नहीं आ रहा है तो ठीक है 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आ जाए, लेकिन स्कूल जरूर जाए। समुदाय के लोग उसमें उसको मोटिवेट कर सकते हैं, समुदाय के लोग उसको प्रेरित कर सकते हैं, किस तरह से उसको फ्रीडम किस तरह से किस स्तर पर उसको देना चाहिए, समुदाय के लोग उसमें आपको बहुत सहायता दे सकते हैं। बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर, बच्चों के लिए हेल्थ कैंप, समुदाय के साथ मिलकर उसकी स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था कर सकते हैं कि अपने गांव में, स्कूल में उनके जो कुपोषित बच्चे हैं, बीमार बच्चे हैं, कैसे उनको सहायता करना चाहिए। समुदाय उसको मिलकर कहीं ना कहीं उसको उस तरह से व्यवस्था कर सकता है ताकि बच्चे स्वस्थ रहें। प्रारंभिक बचपन केंद्र खोलने की व्यवस्था समुदाय की हेल्प से कर सकते हैं। आकर्षक स्कूल पर्यावरण बनाने में समुदाय सहायता कर सकता है। शिक्षक के लिए सामुदायिक स्वयंसेवक शिक्षण जो करना है, कम्युनिटी सेंटर्स खोल सकता है, समुदाय सहायता कर सकता है। लैंगिक भेदभाव को हटाना, समुदाय उसमें जागरूकता फैला सकता है। खेल के माध्यम से शिक्षा देना, समूह में सिखाना, समुदाय सहायता कर सकता है उसमें। समुदाय बाल केंद्रित गति आधारित शिक्षण होना चाहिए, वहाँ समुदाय आपकी सहायता कर सकता है। सूक्ष्म नियोजन क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या होना चाहिए? सूक्ष्म नियोजन ब्लॉक, ताल्लुक, जिला स्तर पर किया जाना चाहिए, यह किया जाता है। जो चरण हो सकते हैं, गांव शिक्षा समिति, ब्लॉक, ताल्लुक, जिला स्तरों पर समान भागीदारी संरचना सूक्ष्म योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण निर्माण गतिविधियों जैसे नुक्कड़ नाटकों और लोकगीतों के माध्यम से समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना। नामांकित हो सकने वाले सभी बच्चों को स्कूल लाना तथा जो स्कूल नहीं जा सके उनको अन्य साधन उपलब्ध कराना। सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे नियमित शिक्षा में भाग लें। स्कूलों की सुधार की योजना बनाना। स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक और संसाधन प्रणालियों को मजबूत करना। समुदाय की मदद से पारिवारिक सर्वेक्षण के माध्यम से क्षेत्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना। शैक्षिक प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना। क्षेत्रों में लागू सभी कमजोर योजनाओं को स्कूल प्रणाली के सुधार में योगदान देना। निम्न स्तर पर सूक्ष्म नियोजन स्थानीय लोगों द्वारा किए जाते हैं। गांवों की कार्य योजनाओं को क्लस्टर स्तरीय योजनाओं को तैयार करने के लिए संकलित किया जाता है। क्लस्टर स्तरीय योजनाओं को ब्लॉक स्तरीय योजनाओं तैयार करने के लिए संकलित किया जाता है और ब्लॉक स्तरीय योजनाओं को जिला स्तरीय योजना तैयार करने के लिए संकलित किया जाता है। नियमित मासिक बैठकों में समुदाय द्वारा निगरानी की जाती है। सूक्ष्म नियोजन रणनीति क्या होना चाहिए? समुदाय द्वारा तैयार सामुदायिक शिक्षा योजना शिक्षा समितियों द्वारा तैयार की जाती हैं, विलेज एजुकेशन कमेटी द्वारा। सभी शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, इलाके के स्वास्थ्यकर्ता को मिलाकर एक टीम बनाई जाती है। शिक्षा समिति को अपनी समस्याओं को व्यक्त करने और कार्य योजना को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। धन्यवाद। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने।
कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, कोई मन चाहा केंद्र चुने, स्वयं बने, हम क्या आप जानते हैं एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो दे आपकी उम्मीदों को नई ऊंचाई? क्या आप जानते हैं एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो दे आपको घर बैठे जब चाहे तब एडमिशन की सुविधा? क्या आप जानते हैं एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो आपको दे तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका? अगर आप नहीं जानते तो NIOS, NIOS, NIOS। जी हां, NIOS मात्र एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो दे आपके जीवन को उज्जवल भविष्य और सुगम राह। 25 लाख शिक्षार्थियों ने किया भरोसा इस शिक्षा संस्थान पर और किए आगे बढ़ने के मजबूत इरादे। जो देगा आपको घर बैठे शिक्षण सामग्री के साथ रेडियो व टेलीविजन कार्यक्रमों का सहयोग। अरे वाह, ऐसा सुनहरा अवसर और कहा। अब होगा सबका सपना साकार। यकीन नहीं होता अब शिक्षित होना होगा इतना आसान।